बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजे न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो प्रमोट हो सके। जी बात करेंगे असर जी की करंट सिचुएशन को लेके। 22 दिसंबर 2021 है आज, और जो कल 23 दिसंबर को नेब की एहतसाब अदालत में सैफुर-रहमान साहब की पेशी है। और वो जो पेशी है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैफुर-रहमान साहब ने लीगल टीम जो है वो चेंज की थी। और जो पिछली पेशी थी जो कि 19 दिसंबर की थी, सॉरी 13 दिसंबर की जो पेशी थी, उस पेशी में जो है बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स किए थे न्यू लीगल टीम ने। उसी के हवाले से हम तमाम तर बात करेंगे। तो वो वाली जो पेशी थी उसमें जो है आर्गूमेंट्स हुए थे, उसकी नताइज जो यही निकले थे कि जी सैफुर-रहमान साहब की जो कस्टडी थी वो नेब के हवाले नहीं की गई थी और उन्हें दोबारा से जो है जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल रावलपिंडी भेज दिया गया था। अब सवाल ये है कि जी ये जो पेशी है नेक्स्ट जो कल की पेशी है उस पे क्या फ़ैसला हो सकता है। क्या सैफुर-रहमान साहब को रिलीफ मिल सकता है या फिर दोबारा से जुडिशल कर दिया जाएगा। देखें ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और अभी तक जो है वो केस का फ़ैसला ये नहीं हुआ कि केस को कौन हैंडल करेगा, नेब हैंडल करेगा या फिर कोई और हैंडल करेगा। क्योंकि दोनों तरफ से पेपर वर्क हो गया था, हम पहले भी कह रहे थे अपनी वीडियो में, लेकिन अदालत के अंदर क्योंकि सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम ही उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी। और हमें ये भी पता है लीगल टीम के हवाले से अगर मैं बात करूं कि वन ऑफ द बेस्ट लीगल टीम थी पाकिस्तान की। हम ये कह सकते हैं कि जी वन ऑफ द टॉप लीगल टीम में से उनकी एक बेहतरीन लीगल टीम थी, जिन्होंने 6 से 7 महीने तक जो अबूरी ज़मानत है उसको तोसी उसमें करवाते रहे बड़े लंबे अरसे तक। और फिर जब गिरफ़्तारी का मामला है सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने जो सरदार लतीफ़ खोसर साहब थे उन्होंने यही बोला था कि जो मेरे मौकिल हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं वो अरबपति हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ़्तारी सिलेंडर करने का मौका दिया जाए, अरेस्ट ना किया जाए उन्हें। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी। उनकी भी बड़ी मेहनत थी लीगल टीम की, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस हिसाब से टीम होती है लीगल टीम, उनके पैसे करोड़ों रुपए में होते हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी और हमें ये भी पता है कि जो भी उनको पैसे कलेक्ट करके दिए गए थे वो तमाम तर मेंबर्स ही से कलेक्ट करके दिए गए थे एक्टिवेशन फ़ीस की सूरत में। और जितनी भी एक्टिवेशन फ़ीस थी उससे जब तक उनके पास मौजूद थी उससे उन्होंने लीगल टीम को देखा। अब उन्होंने जब देखा होगा कि मतलब उस तरीके से, क्योंकि जो एक पेशी के आर्गूमेंट्स होते हैं उसकी फ़ीस ही लाखों में होती है। तो जो भी नई लीगल टीम की है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगी क्योंकि सैफुर-रहमान साहब ने कुछ देख के ही किया होगा। पैसों को लेके कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वकील ही उन्होंने किया होगा। तो अब यही देखना है कि जी केस जो है वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं हॉनरेबल जजेस जो इस्लामाबाद के। क्या सैफुर-रहमान की साहब की जो कस्टडी है वो नेब के हवाले कर दी जाती है या फिर एक दफ़ा फिर सैफुर-रहमान साहब को जुडिशल करके नेब को दोबारा से एक मौका और दिया जाता है कि जो भी उन पे एलिगेशन लगे हैं उसका प्रूफ कीजिए अदालत में और फिर रेफरेंस बना के दाखिल कीजिए। और अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो स्कैंडल था तो आदम अमीन चौधरी जो CEO थे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के, वो यही क्लेम करते थे और ये एग्रीमेंट बाकायदे बना के देते थे कि मेरी जो है वो ज़मीन है और आप जाइए मैं गिरवी रखवाता हूँ और वो ज़मीन जब तक नहीं बिक सकती जब तक कि हम आपकी पेमेंट को पूरी नहीं दे देते 100% तक। आपके जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट है जब तक हम वो आपको वापसी नहीं देते तो वो जो ज़मीन है उसके हम बेचने के पाबंद नहीं हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी। और फिर जब नेब की तफ्तीशी टीम ने जायज़ा लिया तो कोई ज़मीन उनकी थी ही नहीं। जो भी उन्होंने प्राइवेट सोसाइटी बनाई हुई थी, प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, वो तमाम तर प्रोजेक्ट जितने भी थे वो नहीं थे। तो ये सिचुएशन थी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की। तो उस पे जो तकरीबन केस प्रूफ हो गया था इस चीज़ को लेके कि जी ज़मीन वगैरह नहीं थी। फ्रॉड तो उन्होंने भी किसी के साथ नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ गलत बयानी उन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ की थी।
तो ये भी तमाम तर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मेंबर्स ने ही बताया है कि उनकी कोई ज़मीनें वगैरह नहीं थी और ऐसा उन पे केस चला है। और फिर आगे चल के नैब ने जो है वो रेफरेंस बना के ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO के ख़िलाफ़ दाखिल किया था और मार्च से लेके अभी तक वो जेल में ही है मौजूद। और हो सकता है आगे जाके उनका केस देखना किस डायरेक्शन में जाता है, क्या उन्हें सज़ा होती है या फिर ज़मानत दे दी जाती है, ये आगे चल के उस केस में देखना है। लेकिन सैफुर-रहमान साहब के जो केस है उसमें कुछ इस तरीके से हुआ है कि जो भी थोड़े बहुत मेंबर्स थे, इनकी जो भी वाइफ बताई जा रही थी इंडोनेशिया में, तो बेसिकली उन्होंने कंप्लेन की थी नैब को कि ये फ्रॉड है, स्कैंडल है, इसको देखिए है कंपनी को। और फिर नैब को भी बहुत बड़ा मार्जिन मतलब होता है उनका 35% जितनी भी रिकवरी होती है उसका मार्जिन 35% नैब अपने पास रखता है। और जो बाकी की अमाउंट होती है 65% जो कि बहुत कम है, उस 65% को तमाम तर जो भी मुतासरीन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पैसे। तो ये तमाम तर सिचुएशन होती है अगर कोई प्री बार्गेनिंग करता है या फिर नैब पैसे रिकवर करती है। लेकिन इस सिचुएशन में तो ये है कि जी सैफुर-रहमान साहब की जो कस्टडी है, इनकी जो लीगल टीम थी पुरानी वाली सरदार लतीफ़ खोसर की क़यादत में, वो यही कह रही थी कि SCCP जो है वो ऑलरेडी फ़ाइन कर चुकी है। और सेकंड चीज़ जो है वो हम जो है ऑलरेडी जो है कोई भी प्रूफ नहीं हो सकी। सेकंड उनका जो मौक़िफ़ था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स किए थे सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम ने, और उस पे यही बात बोली थी कि जितनी भी 120 एप्लीकेशन आई हैं, ये नैब के प्रोसिक्यूशन टीम को भी पता है कि तमाम तर एप्लीकेशन रियल नहीं होती। आप बुला के तफ्तीश कीजिए किसके साथ फ्रॉड हुआ है, कितने पैसों का हुआ है, क्योंकि उन्होंने अदालत में ये बात बता चुके हैं कि मार्च 2021 से क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट तमाम तर फ्रीज़ हैं, इस वजह से जो है वो किसी को भी पेमेंट नहीं मिल पा रही। सैफुर-रहमान साहब तो देना चाह रहे हैं लेकिन अकाउंट ही उनके फ्रीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी फ्रीज़ हैं, तो वो पैसे कैसे दें। तो ये मौक़िफ़ था बड़ा स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से सैफुर-रहमान साहब को जुडिशल किया गया था और नैब के हवाले उनकी कस्टडी नहीं की गई थी। कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली पेशी जो 13 दिसंबर की थी उसमें भी सैफुर-रहमान साहब की न्यू लीगल टीम में बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स किए थे इसी चीज़ को लेके, जो कि ओल्ड लीगल टीम थी सैफुर-रहमान साहब की। जो आर्गूमेंट्स उन्होंने किए थे 120 एप्लीकेशनें जितनी भी थी, तो उसका नैब ने बताया था 13 दिसंबर को कि जी 150 के करीब जो है वो एप्लीकेशनें जो हैं वो मौसूल हुई हैं और हम जो है वो तफ्तीश के लिए बुला रहे हैं मेंबरान को। वो बहुत दूर दूर रहते हैं तो उन्हें आने में थोड़ा वक्त चाहिए, लिहाजा तफ्तीश का मौका दिया जाए। ये पिछली पेशी में जो है वो हेयरिंग हुई थी तो जजेस जो हैं उन्होंने मौका दिया था, मतलब डेट जो वो एक्सटेंड की थी। नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो 2 हफ्ते का टाइम मांग रही थी, जिस पे आर्गूमेंट्स करके सैफुर-रहमान साहब की न्यू लीगल टीम ने जो है वो टाइम पीरियड जो उसको कम करवा के 9 दिन का कर दिया था। क्योंकि जितना टाइम पीरियड कम होगा, हफ्ते 9 दिन की अगर पेशी होगी या 4-5 दिन की पेशी होगी तो उतना ही जल्दी केस जजेस भी देखेंगे और उनकी नॉलेज में भी आएगा और फिर कुछ फ़ैसला जजमेंट कर सकेंगे जो हॉनरेबल जजेस हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के। तो देखना है कि जी कल की पेशी में क्या होता है सैफुर-रहमान साहब के लिए, क्या खुशखबरी मिलती है तमाम तरह SRG मेंबर्स को, कोई रिलीफ मिलता है या फिर से एक दफ़ा अडयाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाता है। राजा रियाज साहब जो हैं कोच मोटिवेशनल स्पीकर SRG के, उन्होंने यही बोला है कि जी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और फिर मलिक नवीज़ साहब का भी वॉइस मैसेज आया है, काफ़ी अरसे से वो भी उनका वॉइस मैसेज नहीं आया था, वो भी मतलब अंडरग्राउंड थे। तो तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए यही लगता है कि जी ये दोनों तो बड़े पुरुमीद हैं कि जी सैफुर-रहमान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है अदालत से। लेकिन अभी तक जो है वो ज़मानत की एप्लीकेशन तो दाखिल नहीं की। ज़मानत की एप्लीकेशन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो जब भी दाखिल करेंगे जब सैफुर-रहमान साहब का जो केस है वो नैब की जुडिक्शन से बाहर हो जाएगा। मतलब कि ये सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम पहले ये प्रूव करेगी कि इन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर। जब ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी तो डेफ़िनेटली
फिर जब एप्लीकेशन बेल मूव करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि जी प्रूफ नहीं हो सका, लिहाजा मेरे जो भी क्लाइंट हैं सैफुर्रहमान साहब उनको बेल दे दिया है और फिर उनका जो केस है वो चले, क्योंकि काफ़ी अरसे से 1 साल से केस चल रहा है। जितने भी एलिगेशन थे, एक एलिगेशन भी प्रूफ नहीं हो सका है। तो देखते हैं कि जी कल की पेशी में क्या होता है। जैसी कोई न्यू अपडेट आती है कल की पेशी को लेके मैं फ़ौरन ही इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो दूसरे SRG मेंबर तक प्रमोट हो सके। विद टन्स